मॉर्निंग क्लास। ठीक हो सारे? ठीक है जी। चलो कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, एक और लिख ही लो। नियर बाय। बोर्ड पे 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, मेरा मानना है तीनों के तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारा मानना भी यही है तो फिर तो कहानी ही सही है। अगर तुम्हारा मानना ये नहीं है तो फिर तुम्हारा मानना क्या है, ये मुझे बता दो। किस किस को लग रहा है तीनों सेंटेंसेस सही नहीं है? 1 2 3 4 5। 5 लोग क्लास में ये कह रहे हैं कि तीनों सेंटेंसेस सही नहीं है। और बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकियों का मानना सही है। नहीं, सही है या गलत है? अभी तो इतना है, गलत है। ठीक है, कौन सा तीसरा गलत है बस? बाकी सही है। बाकी देख लो। बाकी दोनों गलत हैं। फर्स्ट सेकंड पता नहीं, थर्ड गलत लग रहा है। ठीक है। हाँ जी। सेकंड और थर्ड गलत हैं। नहीं, सेंटेंस देख के तो कुछ तो आइडिया लगेगा। रिपीट नहीं होने चाहिए वर्ड्स। ठीक है। हाँ, सेकंड में डाउट लग रहा है क्या? फिर कहानी क्या बनेगी, मीनिंग क्या बनेगा? सेंटेंस में दो चीजें ध्यान देनी होती हैं। पहली चीज जो ध्यान देनी होती है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज जो ध्यान देने लायक होती है वो सेंटेंस का मीनिंग। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में मैंने आपको बता दिया एरर के क्वेश्चन आते हैं। हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में हम वो एरर फाइंडिंग सीखेंगे सबसे ज्यादा। ग्रामर का टारगेट ही वही है कि हमें एरर फाइंडिंग आ जाए और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब आपको सेंटेंस की दो बातें पता हो। पहली बात सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और दूसरी बात सेंटेंस का मीनिंग। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं तो आपका सेंटेंस सही है। अगर ये दोनों चीजें क्लियर नहीं है तो आपका सेंटेंस सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बेसिक सा सेंटेंस लिखता हूं मैं। मैंने लिखा इन पार्क द वॉज आई प्लेइंग। ये सेंटेंस सबको पता सही है। इन पार्क द वॉज आई प्लेइंग, सही है ना ये सेंटेंस? ये गलत है? गलत है। क्या गलती होगी? ये एक सेंटेंस है जिसको मैंने जंबल्ड कर दिया। ये एक सेंटेंस है जिसको जंबल कर दिया गया। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर बनता ही नहीं इसका। क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं बनता इसीलिए इसका मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा। यस और नो? आवाज चाहिए भाई। अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा यानी उसका स्ट्रक्चर सही होगा। स्ट्रक्चर सही होगा तो ही मीनिंग सही होगा। अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो भी मीनिंग सही नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर सही ना होने के कारण मीनिंग सही नहीं था। अगर इसको सही करेंगे तो कैसे बनेगा? आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो दो बातों पे हमेशा ध्यान रखना, यानी अपनी लर्निंग दो चीजों पे फोकस्ड होनी चाहिए। पहली चीज सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज मीनिंग। अगर ये दोनों चीजों पे आप फोकस कर पा रहे हो, ये दोनों चीजें अगर आप समझ पा रहे हो तो कहानी क्लियर है। अगर ये दोनों चीजें समझ नहीं पा रहे हो तो कहानी क्लियर नहीं है। फंडा क्लियर? चलिए, तो मीनिंग क्लियर हो रहा है फिर? मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाले में हो रहा है?
ठीक है, और कुछ, कोई और कहानी कहीं और से आ रही हो? और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कहानी कोई, आपकी कोई कहानी बन रही हो? ये गर्दन पता नहीं इतनी बड़ी सी गर्दन क्यों मार देते हो? जबान छोटी सी है, उसको चलाना ज्यादा आसान है गर्दन घुमाने की बजाय। सही है ना तीनों सेंटेंस? है, समझ में नहीं आए? हाँ भाई, लास्ट बेंच, पड़ोसी, और पड़ोसी, और पड़ोसी। ठीक है, कहानी पता है क्या है? कहानी जो आज सीखनी है वही कहानी इन सेंटेंसेस में यूज हो रही है। और आज कहानी पता है क्या सीखनी है? मुझे फटाफट से आप लोग ये बताएंगे, ये वर्ड सबने सुना? आवाज चाहिए? सबने सुन रखा है? पक्की बात है? पक्की बात है? इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग भी सबको है? आवाज चाहिए? मीनिंग भी सबको पता है? पक्की बात है? ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बच्चों। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। मैंने पहले आपसे इसीलिए पूछा कि भाई पता है ना, भाई ऐसा ना हो कि पता ना हो, पता था तुम्हें। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया। इस सेंटेंस का मीनिंग बेटा है, सही लग रहा है गलत लग रहा है सेंटेंस? हाँ जी, सही है गलत है? गलत है ये, कौन बोला? कौन बोला गलत है ये? तुम बोल रहे हो गलत है? कौन कौन बोल रहा है गलत है ये? ऐसे हाथ। ठीक है, क्यों गलत है भाई? हाँ, ठीक है, गलत जवाब। हाँ, क्यों गलत है? मीनिंग नहीं बन रहा, क्यों गलत है? सही है, शाबाश। लिखने वाले की मर्जी पे थोड़ी डिपेंडेंट होता है। फिर तो है, अगर लिखने वाले की मर्जी पे मीनिंग डिपेंडेंट हो, फिर तो जो तुम्हारे फिलर्स आते हैं उसमें चार ऑप्शन होते हैं, तुम कोई भी फिल कराना और एग्जामिनर को कह देना मेरी मर्जी, मैं किस मीनिंग से लिख रहा था। लिखने वाले की मर्जी कुछ नहीं होती भाई, अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, दैट्स ऑल। हाँ जी, सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही है, शाबाश। कौन कौन बोला सही है? बहुत प्यारा। ऐसे हाथ, एक। अरे तुम्हें तो आता है, तुम भी तो सही कह रहे थे। सही है, मीनिंग? एक और मीनिंग है क्या? अच्छा, पता ही नहीं तो फिर कैसे है? हमें जितना पता है उतना ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम किसी भी चीज को मान के भी नहीं चलेंगे। आप मान रहे हो कि इसका एक और मीनिंग है, तो माही लिखा हुआ है तो क्या हो गया? सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। किस किस को पता है सही है इसके अलावा? और कौन कहता है सही है? दो। मीनिंग भी पता है भाई? है? रूटीन? मेरा रूटीन आज नहीं आया, कहां गया हुआ था ना, बनी नहीं बात। हाँ जी, कोई और? मंजीत? ऋषि? नहीं, तुम लोग ना, इससे पता लगता है कि एक एक्टिव लिसनर नहीं हो तुम लोग।
ये डेली वो वर्ड है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इवन हिंदी में बोलते हुए लोग इस वर्ड को यूज करते हैं एज अ नाउन। एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा, और एक्टिव लिसनर बनने के लिए लोगों को सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और लोग जब हिंदी में बोल रहे हैं, हरियाणवी में बोल रहे हैं, वो रील्स मत देखो। रील्स भी देखनी है तो वो देखो जिसमें लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। ठीक है। ना ना, और कोई? ये भी गया। मेरे को तो लगा था कि एक बंदा मारेगा छक्का, इसने तो बेचारे ने खुद ही क्लीन बोल्ड हो गया। और कोई? सीख के जाओ। ये जो वर्ड है ना डेली, क्या वर्ड है? यूजुअली ये एक वर्ड एडवर्ब होता है। क्या होता है? सारे बोल दो, क्या होता है? क्या होता है? अच्छा जी, अब एडवर्ब, एक बात और ध्यान रखना, जिन वर्ड्स में पीछे एल वाई आता है ना, जिन वर्ड्स में पीछे क्या आता है? सारे बोल दो, जिन वर्ड्स में पीछे क्या आता है? तो वो वर्ड्स यूजुअली एडवर्ब होते हैं। यूजुअली का मतलब है 90% ऐसे वर्ड्स एडवर्ब ही होते हैं। तो आज के बाद अगर एल वाई दिखाई दे जाए तो आपने एक ही बात समझनी है अभी के लिए, तो कि ये एडवर्ब है। ठीक है। एल वाई वाला वर्ड बोलो कोई। सिंपली, क्लियरली, एग्जैक्टली, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, फेयरली, यस, वर्बली, कंपल्स, आर वाई है, एल वाई है, डेफिनेटली। तो जितने भी वर्ड्स में पीछे एल वाई दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है पीछे? सारे बोल दो, क्या दिख रहा है पीछे? वो वर्ड्स एडवर्ब हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब। फंडा क्लियर हो गया सभी को? केयरफुली, केयरलेसली, मीनिंगफुली, मीनिंगलेसली। समझ में आ रहा है सभी को? तो एल वाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। डेली क्या है? डेली क्या है? डेली क्या है? डेली क्या है? लेकिन यहां पे एक चीज लिखी है, क्या? क्या लिखी है? एक बात ध्यान रखना, कुछ पोजेसिव्स होते हैं। पिछली क्लास में भी सुने थे, सुने थे क्या? कौन कौन से थे? देयर और वंस और हुज। बहुत प्यारा। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं जी पोजेसिव्स। क्या कहलाते हैं? पोजेसिव्स। डन है ये बात? डन है ये बात? चलो अब एक काम करना है, आप अपनी मर्जी से, या अपनी मर्जी से तो छोड़ो, आप ना ये 5 वर्ड ही हैं, 5। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, सॉरी, माई, आवर, योर, हिज और हर। इन 5 वर्ड्स में से कोई भी 2 वर्ड चूज कर लो। कोई भी चूज करके अपने पास लिख लो। अपनी नोटबुक में 2 वर्ड्स नोट करो, इनमें से कोई भी 2 वर्ड्स, जो मर्जी, आपकी मर्जी है। 2 वर्ड्स कोई मर्जी, आपने चूज कर लिए। डन। अब इन 2 वर्ड्स से कोई भी सेंटेंस बना दो। और अगर किसी ने माय चूज किया तो माय नेम इज नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम यही लिखने वाले हैं, माय नेम इज कुलदीप ना। माय नेम इज को छोड़ के दिस इज माय पेन, शी इज माय फ्रेंड, ही इज माय अंकल, कुछ भी बनाओ। ठीक है। 2 सेंटेंसेस मुझे चाहिए, जो भी 2 वर्ड्स आपने चूज किए हैं उनसे, फटाफट। एक काम करो, सब लोगों ने जो भी सेंटेंस बनाए, आप नोटिस करना, आपने जो भी वर्ड लिया ना इनमें से, उसके जस्ट बाद आपने एक नाउन लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने सेंटेंस बनाया और उसके बाद नाउन ना हो। योर बिहेवियर, योर एडवाइस, my uncle, my father, my mother, my country, whatever you are using, but you are using a noun after these words. ऐसा क्यों? क्योंकि पोजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। सारे बोल दो इस बात को, बोलो, पोजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। एक बात और, पोजेसिव्स के बाद, आवाज नहीं है तुम्हारी, पोजेसिव्स के बाद, पहले तो पोजेसिव्स कौन कौन से है? सारे बोलो, बोलो, माय, आवर, के बाद हमेशा,
नाउन आएगा ही आएगा। एक बारी और, पॉजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। अगर ये बात सबको क्लियर होती है तो ये सबको क्लियर हो गया कि भाई इन वर्ड्स के बाद नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर है सभी को? आवाज चाहिए। और ये मैंने नहीं बताया, तुम्हारी नोटबुक में तुमने खुद लिखा है। मैंने जब तुमसे कहा कि इनमें से कोई भी 5 वर्ड चूज करके सेंटेंसेस बना दो, हर किसी बंदे ने कोई ना कोई सेंटेंस बनाया, उसमें कुछ ना कुछ नाउन आया। हालांकि तुम्हारा सेंटेंस कुछ और था। दूसरे वाला सेंटेंस क्या है? इट्स आर गुड हैबिट। इन्होंने लिख दिया इट्स आर गुड हैबिट। अगर इट्स ऐसे नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे ही लिखा है इट्स आर गुड हैबिट। क्या लिख दिया? इट्स आर गुड हैबिट। अब यहां पे ये वर्ड था आर, पॉजेसिव है। आवाज चाहिए। इसके बाद जो नाउन है वो ये है। ये बीच में कौन है? एडजेक्टिव। कौन है? कौन है? सारे बोल दो। पॉजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। लेकिन पॉजेसिव्स और नाउन के बीच में, दोबारा बोल दो, पॉजेसिव्स और नाउन के बीच में, एक बारी और, पॉजेसिव्स और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। कोई एडजेक्टिव, आवाज चलेगी। पॉजेसिव्स और नाउन के बीच में ना भाई, आवाज नहीं आएगी। मैं 50 बार बुलवा लूंगा, फायदा तुम्हारा है। एक बार में 50 बार में फायदा तो 50 बार में, मुझे पता है। तुम इसीलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, मुझे पता है। बोलो पॉजेसिव्स और नाउन के बीच में, एक बारी और, पॉजेसिव्स और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। पॉजेसिव के बाद नाउन आना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां से अगर हैबिट हटा दूं, क्या सेंटेंस बच रहा है? क्या सेंटेंस का कोई सेंस बच रहा है? कोई सेंस बच रहा है? तो पीछे नाउन आना जरूरी है। बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। आवाज चाहिए। फंडा क्लियर है सभी को? पहली कहानी सीखी। बोलो पॉजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। अब दिमाग में कहानी आ सकती है, सर अभी तो हमें पता ही नहीं नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, हम कहां पहुंच गए। भड़क नहीं लेनी इन बातों की। जितना बताता जा रहा हूं उतना सीखते जाना। आज से 20 दिन बाद आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पता होगा। अगर आपको आज पता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत फहमियां दूर कर दूंगा। ठीक है। अगर नहीं पता तो और अच्छी बात है, गलत फहमी पहले से ही नहीं है। ठीक है। चाहे पता है चाहे नहीं पता, गारंटी देता हूं 20 दिन में इतना सीखोगे जो आपके एग्जाम में जाके बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है। वो सीखोगे जो आज तक नहीं सीखा तरीके से, जिस कारण से इंग्लिश हमेशा से दिक्कत देती आई। वापिस आ जाओ। बोलो पॉजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। पॉजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। पॉजेसिव्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। अगर मैंने इस सेंटेंस को सही कह दिया तो सबको पता होना चाहिए डिड नॉट तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ये भी सीख लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और यहाँ पे कम है हमारी मेन वर्ब। फंडा क्लियर हो रहा है यहाँ तक का? ठीक है। टुडे जो है ये कुछ और ही वर्ड है। तो ये जो वर्ड है माए, माए के बाद अगर कोई वर्ड लगाया गया तो वो है क्या? वो है क्या? अभी हमने क्या सीखा? डेली क्या होता है? डेली क्या होता है? लेकिन जो दूसरी बात, जो आज का मेन मुद्दा है वो ये, क्या एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं? क्या एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं? सारे बोल दो। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं? कितने लोगों के पास इसी बात के लिए एग्जाम्पल भी है कुछ? कि एग्जाम्पल दे दो सर, ये वर्ड है देखो इसके 2 मीनिंग है। कौन सा? एज। कई सारे मीनिंग है क्या इसके? 2 मीनिंग है? 3 होंगे। ठीक है। और कोई वर्ड ऐसा ही? थिन, THING, थिंक। थिंक, इसके 2 मीनिंग कहां से?
अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ? क्लोज, बहुत प्यारा। हाँ जी, मैन, MAN मैन, वाओ। लाई, शाबाश। सिंस, बहुत प्यारा। बिफोर, FOR4। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है। जो वर्ड्स आपने लिखे, हम अगर इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे तो इनसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? चलो तो सबसे पहले एज को ही समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया जी, एज आई एंटर द क्लासरूम। माई स्टूडेंट्स started yelling, go back, go back। सेंटेंस मैंने लिख दिया, एज आई एंटर द क्लासरूम माई स्टूडेंट्स स्टार्टेड येलिंग। पहले तो ये वर्ड येल क्या होता है? चिल्लाना। और येल वर्ड सिर्फ चिल्लाना नहीं होता, जब किसी पे गुस्से में चिल्लाया जाता है उसके लिए हम बोलते हैं येलिंग। क्या बोलते हैं हम उसके लिए? येलिंग। ठीक है, मैंने कहा एज आई एंटर द क्लासरूम माई स्टूडेंट स्टार्टेड येलिंग गो बैक गो बैक। बच्चे कहने लगे जाओ जी वापस, क्यों आ गए? ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, एज आई वॉज नॉट एट होम आई कुडंट मीट हिम। As I was not at home, I couldn't meet him. He behaves as his father does. क्या तीनों सेंटेंसेस में एज यूज हो रहा है? ठीक है जी, तीनों सेंटेंसेस में एज यूज हो रहा है और तीनों सेंटेंसेस में एज का मीनिंग सेम ही है ना। पहले वाले सेंटेंस में एज का मतलब जैसे ही, यानी कि व्हेन। क्या मतलब है? सारे बोल दो, क्या मतलब है? व्हेन। पहले सेंटेंस में एज का मतलब क्या है? पहले सेंटेंस में एज का मतलब है जी व्हेन। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में बिकॉज। क्या मतलब है? सारे बोल दो, क्या मतलब है? दोबारा बोल दो, क्या मतलब है? ठीक है, तीसरा सेंटेंस, ही बिहेव्स एज हिज फादर डज। पहले वाला सेंटेंस कह रहा है जैसे ही मैं क्लासरूम में एंटर हुआ, यानी कि जब एंटर हुआ मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने कहना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्लाना शुरू कर दिया? कह रहा वापिस जाओ मास्टर जी, पढ़ाना तो आता नहीं आपको। फिर कह रहा है एज आई वॉज नॉट एट होम, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, आई कुडंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल पाया। तो क्योंकि ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है जैसे उसके फादर करते हैं, लाइक इन द सेम वे। यस और नो? आवाज चाहिए? समझ में आ रहा है सभी को? क्या एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं? सारे बोल दो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं क्या? ठीक है जी, तुम्हारे पास दूसरा वर्ड, तुमने कौन सा लिखवाया मुझे? कौन सा लिखवा दिया? हाँ जी, एक तो लिखा है द शॉप इज क्लोज,
दूसरा लिखा है ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ठीक है। दोनों क्लोज का मीनिंग सेम है, अलग अलग है। पहले का मीनिंग बंद, दूसरे का मीनिंग नजदीकी। अच्छा, यही मीनिंग है। एक वर्ड के, एक वर्ड के एक से ज्यादा, ये क्या लिखा है? एक मीनिंग तो सबको पता है, या वो भी बताना पड़ेगा? पता है क्या? ठीक है जी, एक मीनिंग तो सबको पता है, भाई मैंने लिख दिया ही इज अ रिच मैन। क्या लिख दिया? ही इज अ रिच मैन। दूसरा सेंटेंस लिख दिया मेरा मानना है जो लिखा है सही लिखा है, सही है ना? आता मुझे कम है, देखो वैसे बता देता हूं, लेकिन फिर भी मैं लिखता अक्सर सही हूं। इंग्लिश कम आती है मुझे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। हैं? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, बाकी सही है, सेकंड सही है, सही है क्या? अब दूसरा मीनिंग सोचना पड़ेगा, दूसरा मीनिंग समझ में आ जाएगा तो कहानी क्लियर हो जाएगी। मैन वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है मैनेज करना, कंट्रोल करना। मैन वर्ड का एक मतलब तो यहां पे जो यूज हो रहा है वही होता है, बंदा। लेकिन मैन जब बंदा होता है तो वो नाउन होता है। लेकिन मैन का एक और मीनिंग होता है, और वो मीनिंग होता है मैनेज करना। मीनिंग क्या होता है? सारे बोल दो, क्या मीनिंग होता है? मैनेज करना या कंट्रोल करना, ठीक है। और जब इसका मीनिंग मैनेज करना है ना, तो ये एक वर्ब है, तब ये एक वर्ब है, ठीक है। अभी तक जब हम दूसरे और तीसरे सेंटेंस को पढ़ रहे थे, जिनको मैन का मीनिंग नहीं पता था, उनसे सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकल रहा था। सही कह रहा हूं क्या? आवाज चाहिए। लेकिन जैसे ही मीनिंग सामने आया तो सेंटेंस का मीनिंग भी सामने आ गया। हुआ क्या? आवाज चाहिए। सेकंड सेंटेंस का मतलब है बूढ़े लोग होंगे, वो क्या करते हैं? किस में वर्ब नहीं है? मैन ये है तो ना ना, एक ही एक है बस, ये वर्ब है बस। ये तो देखना पड़ेगा। चल छोड़ दो, जो ना समझ आए ना छोड़ देना चाहिए, ज्यादा भड़क नहीं लेनी है अपन ने। अभी इससे भड़क लेंगे तो क्या करेंगे आगे। थर्ड समझ में आ रहा है? एक वुमेन है, वो क्या करती है? इस शॉप को मैनेज करती है, तो ये सेंटेंस तो गलत ही है। और ये क्योंकि गलत लग रहा है इसीलिए ये सही है, क्योंकि इंग्लिश में होता ही अक्सर वो है जो लगता है, लेकिन होता कुछ हो रही है ना? चलो, एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी कहानी सीखनी पड़ेगी, एक नहीं दो कहानियां सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे। पहली एक कहानी कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। ये बात तो पता है भी। राम आर ए बुआई, राम इज द बुआई, दे आर दे इज ए बुआई, दे आर बुआईज। यस और नो? आवाज चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल।
हालांकि इसके पीछे की भी कहानी है, वो कल परसों में सुनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सारे बोल दो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सारे नहीं बोले, बोले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। दोबारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। एक बारी और, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगेन अगर ये दिमाग में आ गया हो कि सर सब्जेक्ट तो पता ही नहीं हमें, हम कैसे करें, तो भाई अगले 20 दिन में सब्जेक्ट भी पता लग जाएगा, लेकिन कहानी होगी बड़ी धीरे धीरे। भाई सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही दिन में काट दें तो सारे अंडे निकल जाते हैं ना। अंडे कब निकलते हैं? वन बाय वन। ठीक है, तो वन बाय वन आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आज का एजेंडा है ही नहीं सब्जेक्ट। एक दिन आएगा इन 20 दिन में जिस दिन एजेंडा होगा सब्जेक्ट, उस दिन सिर्फ सब्जेक्ट सीख के जाओगे। और फिर कोई सा सेंटेंस आ जाए, यूं नहीं कह सकते जी सब्जेक्ट नहीं पहचानना आता। ठीक है, एक दिन ऐसा एजेंडा आएगा जिस दिन मैं सिर्फ वर्ब सिखाऊंगा, एक दिन सिर्फ एडजेक्टिव सिखाऊंगा, सिर्फ एडवर्ब सिखाऊंगा, ये सारी कहानियां, और उन कहानियों से पहले की कहानी भी बताऊंगा कि एडवर्ब बना तो बना क्यों और एडजेक्टिव बना तो बना क्यों। आज का एजेंडा वो है ही नहीं। आज का एजेंडा पता क्या है? बोलो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। आज सिर्फ यही कहानी सीखेंगे कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग। और ये भरोसा नहीं है मैं 2 दिन 3 दिन भी यही सिखाता रह जाऊं, तो दिमाग में बिठाना है ये बात। क्योंकि होगा क्या, मैं किसी दिन टेंस पढ़ा रहा हूँ और उस टेंस में मैं कहूंगा ये देखो सिंस है, यहाँ पे सिंस का मतलब ये, यहाँ सिंस का मतलब ये है, आप कहोगे जी मैं क्यों मानूं। तो आज पहले मान लो इस बात को। बोलो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। और जितने कहोगे उतने एग्जाम्पल दे दूंगा मैं इसी बात पे, और तुमने ही बहुत सारे दे दिए, मेरे को अब एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। वापिस आ जाओ, मैन वर्ड का एक मतलब तो पता है, दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग क्या है? अच्छा, एक बात अभी और क्या सीखी, पहले तो ये बता दो, ये वुमन सिंगुलर है या प्लूरल है? सारे बोल दो, सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। भाई राम प्ले क्रिकेट क्या या प्लेज क्रिकेट? सारे बोल दो, प्लेज आएगा। लेकिन अगर दे हो तो दे के साथ भी लगा दूं ना, प्लेज क्रिकेट। सारे बोल दो, क्या आएगा? दे प्ले क्रिकेट। आ रहा सबको समझे? क्योंकि दे था प्लूरल और राम था सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस। क्या लगाते हैं? एस या ई एस। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? सारे बोल दो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्योंकि मैन यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा था तो मैंने उसके साथ एस लगा दिया और सेंटेंस बच गया, अ वुमेन मैन्स दिस शॉप। अगर मैं यहाँ पे मैनेज लिखूंगा तो मैनेज नहीं लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा मैनेजेस। क्या लिखना पड़ेगा? मैनेजेस। फंडा क्लियर है सभी को? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? अब सेंटेंस आ गया सेकंड। उस सेंटेंस में लग रहा है जी ये तो ओल्ड के बाद भी तो कुछ होना चाहिए, ओल्ड के बाद भी तो कोई नाउन वाउन तो चाहिए। यस और नो? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये सेंटेंस बिल्कुल, अब ये क्यों सही है? क्योंकि एक और बात सीख के जाओ, उस एक बात से पहले ये बता दो ये क्या होता है? क्या होता है ये? कौन सा? कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? और ये क्या होता है? ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स। यस और नो? ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। और ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल। चलो, ये कहानी तो सबको क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार देखना ये सेंटेंस सही है ना? ही इज ए स्मार्ट, शी इज ए ब्यूटीफुल।
he is an intelligent, कह दो तीनों सेंटेंसेस सही है। तीनों में से कोई भी सही नहीं है। आर्टिक कौन कॉमन नाउन है? स्मार्ट कॉमन नाउन है। एडजेक्टिव है तो अब सही है क्या? आवाज चाहिए। अब सही है क्या? सही है क्या? सारे बोल दो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मान लो मैं इस सेंटेंस से बॉय हटा दूं, ठीक है, मैं इस सेंटेंस से बॉय हटा दूं और इसी सेंटेंस से ए भी हटा दूं, अब सही है क्या? आवाज चाहिए। अब आप नोटिस करना, अगर मैंने यहां से ए हटा दिया तो सेंटेंस सही है, या दूसरा तरीका सेंटेंस को सही करने का क्या था कि पीछे बॉय लगा दूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टिकल्स के बाद भी हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। सारे बोल दो, सारे बोल दो, आर्टिकल्स के बाद। आवाज नहीं आ रही मुझे। आर्टिकल्स के बाद, आवाज चाहिए। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। अच्छा, अभी तुमने एक बात और सीखी थी, पोजेसिव्स के बाद भी हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। आवाज चाहिए। अच्छा, और तुमने ये भी सीखा था कि पोजेसिव्स के बाद जो नाउन आता है उसके बीच में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आना चाहे तो आ सकता है। जहां भी नाउन आता है ना, वहां पे एडजेक्टिव एडवर्ब हमेशा आ सकता है। बोलो, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल और नाउन के बीच में, सारे बोल दो, आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आना चाहे तो आ सकते हैं। दोबारा, आर्टिकल और नाउन के बीच में, आवाज चाहिए, आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आना चाहे तो आ सकते हैं। आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब्स आ सकते हैं। एनी दिक्कत, एनी परेशानी? क्लियर है सबको? पत्ता, बिल्कुल पत्ता, तो दिक्कत भले आगे। चलो, ये बात क्लियर होगी कि भाई आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, अगर बीच में कोई चीज आएगी तो वो क्या होगी? एडजेक्टिव या फिर, एडजेक्टिव या फिर, कह दो। समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? चलो, अगर सबको समझ में आ रहा है तो यहां से एक और बात सीख के जाना। कई बारी द प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन यूज होता है। कई बारी द प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन यूज होता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना, तो उसकी कहानी क्या होती है, वो कहानी समझना। देखो, मैंने लिखा द रिच, मैंने लिख दिया द पुअर, मैंने लिख दिया द ब्लाइंड, द ओल्ड, द फ्रेंच। लिखने में मैं ऐसे लिख सकता था, द रिच मैन, या द पुअर मैन, द ब्लाइंड मैन, द ओल्ड मैन, द फ्रेंच मैन, मतलब पीछे कोई नाउन लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, इस बात को ऐसे समझना।
देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा द रिच मैन गेव 10 rupees टू द पुअर मैन। एक सेंटेंस लिख दिया क्या, द रिच मैन गेव 10 rupees टू द पुअर मैन। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? कोई एक रिच बंदा है और एक पुअर बंदा है, एक रिच बंदे ने उस पुअर बंदे को 10 रुपए पकड़ा दिए, बस यही मीनिंग है। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा द रिच ऑफन एक्सप्लॉइट द पुअर। क्या लिख दिया मैंने? द रिच ऑफन एक्सप्लॉइट द पुअर। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना। एक्चुअल में एक्सप्लॉइट का मतलब होता है मैक्सिमम यूज करना किसी चीज को। वो ठीक है, हम यस रिसोर्सेज को भी आप एक्सप्लॉइट ही करते हो जब मैक्सिमम यूज करते हो। जैसे हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, अपने इंडियंस अपने घर में टूथपेस्ट का एक भी मतलब जब तक उसके चीथड़े ना हो जाएं चाकू से काट भी लेते हैं लोग। अभी तो मैंने देखा, अभी कल परसों में मैं मतलब विला बैठा था तो मैं फेसबुक खोल लिया, फेसबुक पे भाई एक रील सी चली और उसमें वो दिखा रहा है कि ले मशीन बना दी। और मशीन क्या बना दी, मतलब वो बिल्कुल एक एक कण आपके पेस्ट का बाहर निकाल के छोड़ देती है। कहा ठीक है, इंडियन माइंडसेट। चलिए, तो सेंटेंस कह रहा है द रिच ऑफन एक्सप्लॉइट द पुअर। एक रिच, दूसरे वाले में क्या मतलब है कि जो जितने रिच लोग होते हैं ना वो यूजुअली जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं। एक रिच की बात हो रही है या सबकी बात हो रही है? एक की या सबकी? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बच्चों, मैंने लिखा द ओल्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। एक ओल्ड बंदे की बात करी है मैंने। क्या कहा है मैंने? द ओल्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। क्या मतलब है इस बात का? जितने भी ओल्ड लोग हैं सबकी क्या की जानी चाहिए? रिस्पेक्ट। यही मीनिंग है। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। अगर ये बात सबको समझ में आती है तो यहां से बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि कई बारी दा प्लस एडजेक्टिव जब विदाउट नाउन लिखा जाता है तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पूरी की पूरी कम्युनिटी को। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो, आ रहा है या जा रहा है? द फ्रेंच, एक फ्रेंच बंदे की बात कर रहा है या सारे फ्रेंच की? ऐसे ही जब मैंने लिखा द ब्लाइंड, एक अंधे की बात हो रही है या सबकी बात हो रही है? अगर एक की बात करूंगा तो पीछे लिखना पड़ेगा द ब्लाइंड बॉय, द ब्लाइंड मैन। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। एनी दिक्कत, एनी परेशानी? क्लियर है सभी को? सारे बोल दो, आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। जो लोग नहीं बोलते वो बोलना शुरू कर दें, फायदा उन्हीं का है। क्योंकि 50 बार बोलना पड़ता है। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल्स और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव आ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरा कौन था जिसके बाद नाउन आएगा ही आएगा? पजेसिव्स। दूसरा कौन था? पजेसिव। इकट्ठा कर लो, बोलो पजेसिव्स और आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। लेकिन एक बात और सीख ली, सारे बोल दो, दा प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन किसको डिनोट करेगा? अच्छा, जब होल कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है तो एक बंदा है या एक से ज्यादा है? एक है या एक से ज्यादा है? अगर एक से ज्यादा है तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा?
सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो सारे बोल दो, बोलो द प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन हमेशा प्लूरल माना जाएगा। और प्लूरल माना नहीं जाएगा, वो प्लूरल है। आया या गया? सारे बोल दो द प्लस एडजेक्टिव, आवाज चाहिए, द प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा। कह दो आ गया। पक्का? श्योर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो सेकंड सेंटेंस देखना। क्या इस ओल्ड के बाद मैन लिखना जरूरी है? क्या ओल्ड के बाद मैन लिखना जरूरी है? इस द ओल्ड का मतलब है सारे के सारे ओल्ड पीपल। इसका मतलब है ओल्ड पीपल मैनेज दिस बोट। कोई बोट है, उसको चलाने वाले कौन है? ओल्ड पीपल। पंडा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। कौन सा वर्ड था? कौन सा वर्ड था? कितने मीनिंग? पहला मीनिंग पता है, दूसरा मीनिंग? दूसरा मीनिंग आपने अगला वर्ड क्या लिखा था? फिर लिखा था सिंस और फिर लिखा था फोर। चलो हाँ, कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? लाई के दो मीनिंग होते हैं। लाई के दो मीनिंग होते हैं। मीनिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए आप दो ही सीखेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he lied to me, उसने मुझसे झूठ बोला। सबको पता है ये मीनिंग तो? ठीक है। उसने फ्लोर से झूठ बोला। अच्छा सॉरी, ओन है, फ्लोर पर झूठ बोला। हाँ, फ्लोर पर लेट गया। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। ही लाइड ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे लेटा रहा, लेट गया। यही मीनिंग है। दो मीनिंग हो गए। आवाज चाहिए। हो गए दो मीनिंग। फिर था तुम्हारे पास सिंस। कौन था? कौन था? सिंस। ठीक है, फोर रह गया, फोर को छोड़ूंगा मैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है और फोर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। 5-7 दिन में फोर अपने सामने फिर आएगा, उस दिन सीख लेंगे। अभी के लिए तो एग्जाम्पल चाहिए थे, एग्जाम्पल बहुत सारे आ ही गए। ये जो वर्ड है सिंस, कौन सा वर्ड है? मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। यहां सिंस क्या बता रहा है? सिंस क्या बता रहा है? बहुत सारी कंपनीज के नाम के नीचे लिखा देखा होगा सिंस, है ना? तो हल्दीराम है, वो लिख देगा सिंस 1938। मेरे को नहीं पता 1938 ही है, मैंने तुक्का मार दिया, है ना? वही एस के क्लासेस है, नीचे लिख दूं मैं सिंस 2015। ठीक है। ऐसे ही कोई बड़ा ब्रांड है, वो लिख देता है, वो ब्रांड है क्या नाम, जोकी है। जोकी क्या है, सिंस 1896 लिखता है अपने आप को, तो मतलब 18 सेंचुरी से चला रहा है। फोर्ड कंपनी है, हेनरी फोर्ड ने बनाई थी। कब बनाई थी पता ही नहीं, है ना? तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मेरे मतलब की भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता, तुम मेरे से और अच्छे अच्छे लोग हो। ठीक है। एक सिंस का मतलब हो गया टाइम। एक सिंस का मतलब हो गया टाइम। मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया।
सिंस का सेकंड मीनिंग होता है बिकॉज। सिंस का सेकंड मीनिंग क्या होता है? बिकॉज। ठीक है, एक सिंस टाइम बताता है, एक सिंस बिकॉज बताता है। तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें सिंस बता रहा है बिकॉज। ठीक है, अब सेंटेंस कहना चाह रहा है सिंस शी वाज अनवेल शी कुडंट अटेंड द क्लास। क्योंकि वो ठीक नहीं थी इसीलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाई। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं क्या? सारे बोल दो। ठीक है, ऐसी 4 वर्ड के भी मीनिंग है, और भी दुनिया भर के वर्ड्स हैं जो आपको मिलते रहेंगे जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है, और जिनके 3 एग्जाम्पल तो मैंने आते ही लिखे भी थे। ये सेंटेंस क्या था? हाँ जी, चलो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, शायद उससे कुछ कुछ समझ में आए किसी को। इसका क्या नाम है? दीपक, मेरा क्वेश्चन, सारे कान बंद रखना, ये दीपक और मेरी पर्सनल बात है। दीपक एक बात बता, टुडे कौन सा टाइम है बेटा? फिर तू क्या बोल रहा था? अच्छा अब ध्यान आ गया, थैंक यू। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इस तरह की बातें मैं तुमसे भी किया करूंगा, लेकिन तब जब तुम गलत बताओगे। कुछ इसने कुछ गलत बताया था शुरू में ही, तो इसको अब समझ में आ चुकी है कि इसने गलत बताया, तो मैं इसको याद दिलवाना चाह रहा था लेकिन खुद ही याद आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूं, मेरी क्लास में अक्सर हनुमान जी आते हैं, सारे हनुमान जी हो। ठीक है, हनुमान जी को एक श्राप लग गया था अपनी शक्तियां भूलने का। भूल गया था बेचारा अभी शक्तियां, याद आ गई अभी इसको शक्तियां। जिसको पता लग जाए बस हाथ खड़े कर देना, इसका मीनिंग। एक, दो, तीन, चार, पांच। अच्छा, अब जिससे पूछूं भी गा उसे पब्लिकली नहीं बताना, बिल्कुल आराम से बताना है। नहीं, मीनिंग। ध्यान से सुनना, 5 में से 4 लोगों ने सही बता दिया, 5 में से 4 ने सही बताया। पहले ना हम सर्वेंट वर्ड यूज करते थे। क्या वर्ड यूज करते थे? हम वर्ड यूज करते थे मेड। कौन सा वर्ड यूज करते थे? मेड, MAID, मेड। ठीक है, मेड का मतलब होता है सर्वेंट। आया, घर पे जो काम करने आती हैं उनको बोला जाता है मेड। आज की डेट में अगर आप पब्लिकली मेड वर्ड यूज करते हो तो आपको रूड माना जाता है, आपकी लैंग्वेज को पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज नहीं माना जाता। तो आज की डेट में इंस्टेड ऑफ मेड, इंस्टेड ऑफ सर्वेंट, जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है हेल्प, या फिर हेल्प या फिर डेली। तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना, हेल्प और डेली दोनों का एक मतलब होता है, और क्या मतलब होता है? सर्वेंट, मेड या फिर सर्वेंट। समझ में आया सभी को? आवाज चाहिए? लकी कहां सुना था ये वर्ड? अच्छा मुझसे ही सुना था, ओहो, कहां सुना था? कहां सुना था यार? कहां सुना था? तेरे, एक्चुअल में ये एक वर्ड है जो आज की डेट में कॉमनली, अगर आप इवन बॉलीवुड के जो ये एक्टर्स वैक्टर्स है ना, अगर इनको भी किसी को फॉलो करते हो तो इनके मुंह से भी सुनते रहोगे। राखी सावंत आगे अक्सर ये वर्ड यूज करती है। ठीक है, चलो, वो एक्चुअल में राखी सावंत क्या है, मतलब ठीक है ड्रामेबाज तगड़ी है, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूं, वो आज की डेट में क्या चल रहा है वो हमेशा अपडेटेड रहती है। अगर आप उसकी लैंग्वेज सुनोगे, ठीक है, पूरा पूरा ड्रामा रचेगी, लेकिन उसकी लैंग्वेज हमेशा अपडेटेड होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, राखी सावंत को नहीं, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जो अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात सीख के जाओ, हेल्प का भी एक मतलब होता है सर्वेंट या मेड,
और डेली का भी एक मतलब होता है सर्वेंट या फिर मेड। अब मीनिंग निकल के आ रहा है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? तो अभी तक जो कहानी हमारे दिमाग में थी उससे बिल्कुल अलग कहानी बनी, कारण वर्ड का मीनिंग। आ रहा है सबको समझ में? तो मीनिंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो वापिस आओ, लास्ट सेंटेंस। अभी तुमने एक बात सीखी, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? आर्टिकल के बाद आर्टिकल के बाद सीखिए ये बात अभी। आवाज चाहिए? एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो यानी कि ये जो भी वर्ड है इसका मीनिंग शायद कुछ और होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये तो हमने डू डज में पढ़ा है, ये तो वर्ब होती है। यस और नो? आवाज चाहिए? जब हम डू डज डिड डन ये सब पढ़ते हैं ये तो वर्ब होती है। यस और नो? ठीक है, यानी कि ये तो है जी वर्ब, और ये क्या है? ये क्या है? नाउन। अब ये वर्ब और ये कब से होने लगा? चलो कोई बात नहीं, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। कह रहे हैं द डैश डज फनी थिंग्स व्हेन द बक इज नियर बाय। व्हेन द व्हेन द व्हेन द मेरा क्वेश्चन आपसे, बक का मीनिंग? पड़ोसी, पीछे, बक का मीनिंग, बक का मीनिंग नहीं पता? सुन रखा है सबने? अभी याद दिलाऊंगा, दिमाग में एकदम से आएगा, आओ फिर वही कहोगे हनुमान जी की शक्तियां याद आ गई। बक का मीनिंग, सलमान खान को ब्लैक बक केस में सजा सुनाई गई थी। सुना था ब्लैक बक? सुना था ब्लैक बक? दिक्कत क्या है, ये जो है ना, ये भाई साहब आपने इसको गंदी आदतें डाल दी। इसको गंदी आदतें पता है क्या डाल दी? इसको कह रखा है तुमने, सुन अंदर रखे जा रखे जा रखे जा रखे जा। इसको आदत डालो, सुन और निकाल, सुन और निकाल। जितना रिलेट करोगे चीजों को, जितना इसको यूज करने की कहानी है, मैं साफ बता रहा हूं। नहीं तो पड़े पड़े जंग लगता है, इसको पड़े पड़े जंग लगता है। जितने लोग हमारे सारे आप इकट्ठे बैठे हैं, एक जैसे से दिखने में, एक जैसे से दिखने का मतलब ये नहीं कि भाई कोई कह दे ना जी मैं इसके जैसा थोड़ी दिखूं, रहने दो। फिर कोई अपने आप को कुछ है ना, मतलब समझता हूं मैं तो पूरा स्मार्ट हूं जी और ये यो मेरे वर्गा दिखा, रहने दो जी। मतलब एक जैसा दिखने का मतलब वी ऑल हैव, मतलब सेम पावर्स हैं सबके पास। दो हाथ सबके पास हैं, दो पैर सबके पास हैं, उन्हीं हाथों से सबने खाना खाना है, उन्हीं पैरों से सबने चलना है। ऐसा तो कोई है नहीं जो दिमाग से चलता हो। कह दो जी हमारा तो दिमाग ही पैदल है। ठीक है, तो कहानी क्या है? कहानी समझने लायक ये है कि भाई इसको यूज करना पड़ेगा। इसको जितना यूज करोगे ना, यूज करने का मतलब पता है क्या होता है? रिवीजन। यूज करने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? जितना इससे चीजें रिवाइज करवाओगे उतना ये याद रखेगा, और इस पे जोर डालोगे ना फिर ये काम करना शुरू कर देगा अपने आप ही। वो अड़ियल घोड़े होते हैं, ये वही है। अड़ियल घोड़े के साथ पता है क्या दिक्कत होती है? उसको अगर खड़ा रखो तो वो खड़ा ही रहेगा, उसको दो मार लो चार मार लो खड़ा रहेगा। 10-12 इकट्ठी बढ़िया वाली पड़ जाए ना, फिर वो रुकता नहीं। और फिर वो अड़ियल घोड़ा ऐसा भी होता है कि बस उसको दिखा दिया ना कि अब पड़ने वाली है, वो अपने आप चलने लग जाता है। इसके साथ भी यही दिक्कत है। इसके ऊपर प्रेशर डालो, इसको कहो कैसे नहीं याद है तेरे को, भाग, ऐसे डांट मारो इसको। इसको डांट मारोगे ना, ये आपकी सुनना शुरू कर देगा। और जिस दिन इसने सुननी शुरू कर दी ना, दुनिया आपकी सुनेगी जैसे तुम लोग मेरी सुनते हो। ठीक है? क्या सेंटेंस है? द ये है डोज। क्या है ये? अभी बताता हूं डोज कैसे है। सारे बोलो, द डोज डज फनी थिंग्स व्हेन द बक इज नियर बाय। बक का मीनिंग सबको पता है क्या? बक का मीनिंग
हिरन। हिरनी को इंग्लिश में बोला जाता है डोज नहीं, डो। हिरनी को बोलते हैं डो। बक है हिरन और डो है हिरनी। बक है हिरन और डो है हिरनी। डो का प्लूरल बच्चों, डो का प्लूरल सारे बोल दो। लिखने और देखने में सेम है, बोलने और मीनिंग में अलग अलग है। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? बक बोले तो आवाज नहीं आई। बक बोले तो, और डो बोले तो, और डोज बोले तो हिरनिया। क्या है? हिरनिया। और अब सेंटेंस का मीनिंग शायद सबको क्लियर है। द डोज डज फनी थिंग्स व्हेन द बक इज नियर बाय। मतलब हिरनिया जो है कुछ भी करती हैं जब कौन पास में होता है? हिरन। सब जगह ऐसा है, भावनाओं में नहीं बहना है। आ जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारी क्लास में बताना भूल गया, मेरी क्लास में अक्सर बच्चे बह जाते हैं। बहना कभी नहीं है। इस सेंटेंस का वो मीनिंग नहीं था जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है द डोज डज फनी थिंग्स व्हेन द बक इज नियर बाय। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्या ये प्लूरल नाउन है? क्या प्लूरल के साथ वर्ब में SCIS आएगा? सेंटेंस क्या बनेगा? द डोज डू फनी थिंग्स व्हेन द बक इज नियर बाय। कह दो, आ गया समझ में? बोल दो एक वर्ड के, सारे बोल दो एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। कह दो क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? चलिए, बच्चा कौन सा? सेकंड। अब फिर से अगर आप नोटिस करो तो ये बक नाउन है, और दूसरा अगर बक लिखा है तो ये बक बक है। ये है वर्ब। क्वेश्चन उठता है, सर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये नाउन है या वर्ब है? तो नाउन तो पता है, आर्टिकल इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ये तो पता है। थोड़े दिन में ये भी सीख जाएंगे कि ये बक वर्ब क्यों बना। ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस पढ़ो। कह रहा द बक बक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो सेंटेंस है ना, द बक बक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ईडियम दैट मीन्स, जो हमारे पॉलिटिशियंस रोज करते हैं, इसकी टोपी उसके सर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल देना, उसको बोला जाता है बक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेज बनता है बच्चों बक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट मीन्स टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे पास कर देना, उसको बोलते हैं बक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो मैंने रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, डन है ये कहानी? डन हो गई? अब सेंटेंस समझना। हिरन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर देता है। सेंटेंस बनाने के लिए बना लिया, क्या ये सही है? गलत है। क्या ये हिरन है? क्या एक है? तो वर्ब में क्या चाहिए? वर्ब में क्या चाहिए? समझ में आया या गया? राम प्ले क्रिकेट या प्लेज क्रिकेट? द बक बक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या बक्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? कह दो आ रहा है? कह दो आ रहा है? आप कोई भी शीट आपके पास अपनी एसके क्लासेस की, कोई भी शीट, कोई एडिटोरियल कुछ हो आपके पास, कोई टेस्ट है? ऊपर देखो एसके क्लासेस के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है?
ये टैगलाइन एसके क्लासेस की है। बक का मतलब, बक का मतलब हिरन। हाँ, और क्या, बक का मतलब हिरन। अभी तो सीख रहे हैं इतनी देर से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप्स हियर। अच्छा हाँ, बक का एक मतलब मनी भी होता है। हाँ, वो बक्स से ही बक्स बनता है। जब बहुत सारे पैसे हो जाते हैं दैट इज नोन एज बक्स। नहीं नहीं, वो तो पैसे की तरह करेंसी भी है। एक्चुअल बैक का मतलब, बक का मतलब ये है, आई एम मेकिंग बक्स दीज डेज, आई एम मेकिंग बक्स दीज डेज। तो इसका मतलब है मैं बक्स, वो करेंसी नहीं कमा रहा, इसका मतलब है मैं पैसे कमा रहा हूं। समझ आ रही है मेरी बात? तो बक का एक मतलब पैसे भी होता है। तो अच्छा, इसकी क्लासेस की टैगलाइन यही है, पैसे यहां रुकते हैं। ऐसा है क्या? जिस दिन स्टार्ट किया था ना उसी दिन से ये टैगलाइन है। उस दिन तो 4 ही बालक थे, उस दिन से जेब से लगा करते। जिस दिन स्टार्ट किया था 70,000 की सैलरी छोड़ के पहले महीने में 7,000 आए थे। 70,000 सैलरी थी मेरी, 70 की भी 80 पड़ा करती मेरे को, LIC में था मैं। और करप्शन नहीं करी। करप्शन कर लेते तो भाई साहब डेली 2.5, जिस सीट पे मैं बैठा था ना, वो सीट किसी किसी को मिलती है। मैं थोड़ा सा भगवान की दया से मेहनती रहा हूँ शुरू से, समझदार रहा हूँ। तो मैं जहां भी गया हूँ नाम कमाया। इंडिया लेवल पे LIC में अवार्ड जीत के आए थे, आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा किसी ने भी, और ना किसी से टूटेगा। 2014 में रिकॉर्ड बनाया था मैं। LIC की हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन है, उसमें डेप्यूटेशन पे भेज दिया मेरे को। और एक कंपटीशन आ गया मैनेजर लेवल का कि दुबई भेजेंगे अगर किसी की दिन में, एक दिन में 50 फाइल सैंक्शन होगी। कुलदीप नागपाल वाज द ओनली वन हु सैंक्शनड 53 फाइल्स इन अ डे। आज तक का रिकॉर्ड है, 2013 में बनाया था, 14 में, 2023 आ गया। किसी के बस की नहीं है तोड़ दे, और ना, ठीक है, ना किसी के बस की है। ठीक है, अब वहां 70,000 सैलरी थी, छोड़ के आ गया। ठीक है, उसका रीजन कुछ और था, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वो 70,000 सैलरी छोड़ के पहले दिन तो 7,000 आए थे, तो मैंने पहले दिन यही लिख लिया था, द वर्क स्टॉप से, पैसे यहाँ रुकेंगे। तब तो नहीं रुक रहे थे पैसे, तब तो लग रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप्स हियर। बक का मतलब है हिरन। क्या मतलब है? क्या मतलब है? हिरन। अब ध्यान से सुनना और समझना। जनरली आपने देखा होगा हिरन हमेशा भागते रहते हैं। हिरन हमेशा भागते रहते हैं, कारण क्योंकि कस्तूरी है नाभ कमल में। कस्तूरी है नाभ कमल में। नाभ, नाभ मतलब नाभि। तो जो नाभि है ना, उसके उसके अंदर एक कस्तूरी नाम की चीज होती है, जिससे बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। क्या आती है? जैसे ही हिरन कहीं पे भी चरने की कोशिश करता है, घास खाने की कोशिश करता है, मुंह नीचे करेगा, मुंह नीचे करेगा, सांस छोड़ेगा, उसकी नाभि में एक कस्तूरी है। जब सांस आएगा तो वो खुशबू बाहर आएगी। जैसे ही वो कुछ खाने की कोशिश करता है ना, तो उसको खुशबू मिलती है। उसको दिखता है, वो देखता है खुशबू आ रही है कुछ, उसको नहीं पता उसके अंदर कस्तूरी है। वो देखता है खुशबू आ रही है, उसे डर लगता है। पहले तो खोजता है, कोशिश करता है, फिर वो डरता है, ऐसा तो नहीं कोई मुझे पकड़ने आ गया या कोई मुझे फंसाने आ गया। तो हिरन क्या करता है, वहां से दौड़ के कहीं और चला जाता है। वो दौड़ के फिर दूसरी जगह पे खाना खाने की कोशिश करता है, फिर से नीचे झुकता है, फिर से खुशबू, लेकिन खुशबू नहीं दिखती, खुशबू नहीं मिलती। फिर वो कहीं और भागता है। वो जानवर है, आदत इंसान को लगती है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब समझदारी वाली आदत तो नहीं लगती ना। तो अल्टीमेटली वो थोड़ी देर बाद फिर से भागता है, फिर से खुशबू आती है, वो खुशबू देखने की कोशिश करता है, लेकिन खुशबू उसे ना दिखती ना मिलती। बेचारा किसकी तलाश करता रहता है, सारी जिंदगी वो यही तलाश में रहता है। लेकिन अगर कोई उसको बता दे कि बेटा खुशबू तो तेरे पास ही है, तेरे अंदर ही है, ये तो कई लोग कहीं और ही पहुंचे हुए हैं, रुक जाओ भाई। ठीक है, तो जो लोग कहीं और पहुंच गए वो यहीं रहा। मैंने कहा था बहना बहना नहीं है। ठीक है, ये तो किसी और खुशबू में पहुंच गए। ठीक है, अगर उसको ये बता दिया जाए कि भाई खुशबू कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है, तो क्या उसकी जो तलाश है वो खत्म हो जाएगी? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। ये जो द बक स्टॉप्स हियर, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ही यही है, योर सर्च एंड्स हियर। द बक स्टॉप्स हियर का मतलब है
इंग्लिश को लेके बेचारा परेशान रहता है बच्चा। और मैंने जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? योर सर्च एंड्स हियर। और ये बात सीधी सी है, अगर कोई मेरे पास रह के सीख गया तो वेल एंड गुड। अगर मेरे पास रह के भी नहीं सीखा तो भाई छोड़ देना, तुम्हारे बस की नहीं है। फिर जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, अगर इस हिसाब से कोई मुझे पढ़ाने वाला मिला होता ना, तो आज मैं कहीं और ही होता। कहने को कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं सच में आई एम से पढ़ के आया होता। मैं आई एम नहीं पहुंच पाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंग्लिश का हाथ रहा। ठीक है, मैं बीएचयू में पढ़ने गया, ठीक है, अपने टाइम पे बहुत अच्छा किया मैंने, सारी चीजें हुई, लेकिन मेरे को इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई अच्छा बंदा नहीं मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तो हो लिया जो हो लिया, तुम्हारे साथ बुरा ना हो। इसीलिए मैं द बक स्टॉप्स हियर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं अब,